हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। चलो, तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज के सेशन में करने वाले हैं, दैट इज पैराजम्बल। पैराजम्बल को हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं पैराजम्बल को? यस, वी कॉल इट सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऑल्सो। इसमें बेसिकली आपको 5 से 6 सेंटेंसेस दिए गए होंगे और आपको बताना होगा उन सेंटेंसेस का सही सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होती है सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन की, कि आप सबसे पहले सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हो। आप इसमें स्किमिंग नहीं करते, आप इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हो। रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। उसके बाद आप कोशिश करते हो कि आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढो। जिस स्टेटमेंट से स्टार्टिंग हो रही है वो ढूंढो। यू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। इसके बाद आप कोशिश करते हो कि पेयर्स बनाओ, कुछ कुछ कनेक्शंस बनाओ, कुछ कुछ पेयर्स बनाओ। और लास्ट में आप क्या करोगे? लास्ट में आप सारे के सारे स्टेटमेंट्स को अरेंज करो। तो बेसिकली यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है पैराजम्बल। चलो बात करते हैं, रीडिंग तो हम कर लेंगे, इसके अलावा स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाउ डू यू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट? तो सबसे पहली चीज तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, जब भी आपको स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जो कहता है कि नाउन जो है हमेशा अपने प्रोनाउन से पहले आएगा। नाउन जो है हमेशा अपने एडजेक्टिव से पहले आएगा। इसका मतलब क्या है समझते हैं। कहीं राम लिखा हुआ है और राम का प्रोनाउन कहीं ही लिखा हुआ है, या राम का एडजेक्टिव कहीं हिज लिखा हुआ है, तो जो राम वाला स्टेटमेंट है वो ही या हिज से पहले आएगा। कहीं बैग के बारे में आपने बात करी, कहीं आगे जाके दिस बैग लिखा हुआ है या दैट बैग लिखा हुआ है, तो जहां पे बैग के बारे में बात करी है वो पहले आएगा, दिस और बैग और दैट बैग वाला स्टेटमेंट बाद में आएगा। तो नाउन हमेशा अपने प्रोनाउन से या नाउन हमेशा अपने एडजेक्टिव से क्या करता है? हमेशा पहले आता है, कभी भी बाद में नहीं आता है। कोई दिक्कत किसी को इस चीज में? चलो अब बात करते हैं इट की। इट के दो मतलब होते हैं। एक इट का मतलब होता है किसी नाउन की जगह है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैग है और उस बैग के बारे में मैं बात कर रही हूं कि वो बैग बड़ा सुंदर है। क्या बोला मैंने? कि मेरे पास एक बैग है, आई हैव अ बैग एंड द बैग इज वेरी ब्यूटिफुल, और बैग बड़ा सुंदर है। तो अब देख रहे होगे कि ये जो इट है ये बैग के लिए आया है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बैग इसका नाउन है और इसी नाउन का प्रोनाउन है इट, और नाउन हमेशा अपने प्रोनाउन से पहले आएगा, इसलिए ये वाला स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने लिखा इट इज रेनिंग, ये इट किसी नाउन के लिए नहीं आया, ये सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है। ऐसे में इसको बोलते हैं स्यूडो सब्जेक्ट। स्यूडो सब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये झूठ मूठ का सब्जेक्ट है, इसका कोई अपना नाउन नहीं है। मैंने लिखा इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच, तो ये झूठ मूठ का सब्जेक्ट है, ये किसी नाउन के लिए नहीं आया। तो उस केस में ये दोनों स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं। या फिर मैंने इसी सेंटेंस में लिख दिया इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, और आगे वो बात लिख दी। तो ये इट अपने कोई पुराने सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं है,
तो ये सारे के सारे आपके स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो क्या सभी को समझ में आया कि इट स्टार्टिंग स्टेटमेंट कब हो सकता है और इट से स्टार्टिंग स्टेटमेंट कब नहीं हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्लियर सभी को? अभी जब हम बहुत सारे पैराजम्बल्स करेंगे तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी, यूज में करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट। चलो अब अगली बात करते हैं। अगली चीज बेटा क्या है कि एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि कंजंक्शन से या किसी भी कनेक्टर से क्या स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो इस बात को समझते हैं। कुछ कनेक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने लिखा बट, मैंने लिखा येट, मैंने लिखा एंड, मैंने लिखा देयरफॉर, मैंने लिखा हाउएवर, मैंने लिखा मोरओवर, मैंने लिखा सिंस, दस। एल्बिट शब्द का मतलब क्या होता है? ऑल्दो, हालांकि। बट एल्बिट से नहीं हो सकता, ऑल्दो से हो सकता है, इसलिए मैं ऑल्दो यहां नहीं लिख रही, मैं सिर्फ एल्बिट लिख रही हूं। एल्बिट। अर्गो, अर्गो का मतलब क्या होता है? अर्गो का मतलब होता है देयरफॉर। ऑल्टरनेटिवली, ऑन द अदर हैंड, स्टिल, फिर भी, नेवरदलेस, इसका मतलब भी क्या होता है? फिर भी। नंदलेस, क्या मतलब होता है? फिर भी। ये सारों से आपका पैराजम्बल स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी आपका स्टार्टर नहीं है, तो ये पैराजम्बल कैन नॉट स्टार्ट विद देम। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मीनिंग होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका रिजल्ट ये निकला, तो आपका पैराजम्बल इनमें से किसी से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पैराजम्बल किससे स्टार्ट हो सकता है? आपका पैराजम्बल स्टार्ट हो सकता है वाइल से, दो से हो सकता है, ऑल दो से हो सकता है। अच्छा, ड्यू टू से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। आपका पैराजम्बल का स्टार्टिंग वर्ड ओइंग टू हो सकता है, बिकॉज ऑफ हो सकता है, एज हो सकता है। इन सब से आपका पैराजम्बल स्टार्ट हो सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग हो सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? के बावजूद। और आपका पैराजम्बल और किससे स्टार्ट हो सकता है? और कोई स्टार्ट कनेक्टर जो कि स्टार्टर होता है, इन स्पाइट ऑफ से हो सकता है, डेस्पाइट से हो सकता है। इन सब से आपका पैराजम्बल स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, सिंस से भी हो सकता है। इस सिंस को यहां लिख देना, सिंस से भी हो सकता है। हेंस से नहीं हो सकता, सो से नहीं हो सकता। तो ये सारे हैं जिनसे आपका पैराजम्बल स्टार्ट नहीं हो सकता, ये सारे हैं जिनसे आपका पैराजम्बल स्टार्ट हो सकता है। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्लियर है स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में सभी को? और से नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, जब भी किसी ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपको बहुत हेल्प करता है ये वाला कॉन्सेप्ट। जब भी किसी चीज के आगे आर्टिकल अ लिखा हुआ है कहीं पे भी, और आगे किसी भी स्टेटमेंट में या तो वो बिना अ के लिखा हुआ है, अ या एन लिखा हुआ है, या फिर वो विद द लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना अ और एन वाला जो होगा वो हमेशा पहले आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे सेकंड में द लगाओ या ना लगाओ, मतलब ए और एन जो आर्टिकल होता है ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं ऐसे। फर्दर मोर मींस आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो बेटा, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हो, और ये किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। ये किसी चीज को क्या करता है? ये किसी भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए जनरली जिस चीज के साथ आर्टिकल अ या एन लिखता है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है।
जनरली, ज्यादातर। अच्छा, द जो होता है वो उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन बताता है। द क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं इसे, और ये क्या करता है? ये इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन बताता है, आगे की इंफॉर्मेशन बताता है। इसीलिए इसको हम हमेशा ए और एन के बाद लगाते हैं। तो किसी चीज के साथ ए और एन लगा हुआ है वो पहले आएगा, उसके बाद उसके साथ दा लगा हुआ है, दा नहीं भी लगा हुआ है, ए और एन वाला तो हमेशा पहले आएगा। क्लियर? सभी को कॉन्सेप्ट नंबर 3, स्टार्टिंग स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होंगे, तो आप चिंता मत करो, बार बार रिपीट होने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स। किसी की फुल फॉर्म दे रखी है, वो हमेशा पहले आएगी शॉर्ट फॉर्म से। किसी का प्रॉपर नाम दिया हुआ है, वो हमेशा उसके निक नेम से पहले आएगा। हम किसी जनरल चीज की बात कर रहे हैं, जनरल मीन्स हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। मैंने इंडिया की बात करी, और फिर मैं इंडिया के अंदर किसी चीज की बात कर रही हूँ, और फिर मैं इंडिया के अंदर किसी चीज की बात कर रही हूँ। मैंने दिल्ली की बात करी, तो इंडिया पहले आएगा, दिल्ली बाद में आएगा। मीन्स मैं किसी जनरल स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ, फिर मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिल्ली, उसके अंदर की बात कर रही हूँ। जनरल स्टेटमेंट हमेशा आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पहले आता है। यस, चलो अगला कॉन्सेप्ट। अब बात आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है पैराजंबल में जिसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब समझते हो? क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि हम टाइम के हिसाब से चीजों को अरेंज कर रहे हैं। क्रोन एक रूट वर्ड होता है, और इस रूट वर्ड का मतलब होता है टाइम। तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हो गया? हम टाइम के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। जो चीज़ 2000 में हुई वो पहले आएगी, फिर 2010 वाली चीज़ आएगी, फिर 2015 वाली चीज़ आएगी, फिर 2020 आएगा, फिर 2025 आएगा, फिर 2030 आएगा। इस तरीके से अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे ना सब जगह क्रोनोलॉजी लगा देते हैं। आपको क्रोनोलॉजी सब जगह नहीं लगानी होती। जब कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, आपको कोई नरेशन किया जा रहा है, नरेशन का मतलब क्या, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे, कोई रिपोर्ट दी जा रही है, ये हुआ फिर वो हुआ, तभी एक क्रोनोलॉजी लगता है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आप सभी लोग मतलब कंफ्यूज मत होना कि सब जगह क्रोनोलॉजी लगाने लग जाओ। ये सब जगह नहीं लगेगी, ये सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब कोई कहानी सुनाई जा रही। क्लियर सभी को? तो ये कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट में ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट्स को रटने की कोशिश मत करना, रटना नहीं है। खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोल देती हूँ क्लास को स्टार्ट करने से पहले। परफेक्शन की आज पहली क्लास है, आपको इसी पहली क्लास से देखना स्टार्ट करना है परफेक्शन। अब जिस परफेक्शन को ज्वाइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने परफेक्शन 8.0 को ज्वाइन किया है या 9.0 से ज्वाइन किया है, तो उसी की पहली क्लास से देखना स्टार्ट। आपको पीछे नहीं जाना होता, सारे टॉपिक्स अपने आप रिपीट हो जाएंगे। ये साइक्लिकल बैच होता है, गोल गोल घूमता रहता है। तो आप जिस परफेक्शन से ज्वाइन कर रहे हो उसी की पहली क्लास से देखना है, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाए, तो पहला क्वेश्चन है, साथ में करेंगे, ठीक है? सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पैराजंबल में? सबसे पहला स्टेप था कि हमको सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, साथ में करेंगे। अच्छा, पैराजंबल में स्किमिंग नहीं करते। स्किमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते, रीडिंग करते हैं, चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं। चलो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ही लिखा हुआ है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रोनाउन अपने नाउन के बाद आता है, तो ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है। उसने वार्निंग दी कि इन शॉर्टेजेस, दीज भी लिखा हुआ है, फिर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो शॉर्टेजेस हैं ये चैलेंजिंग है और ये बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है क्योंकि कंट्री के पास पैसे की कमी है। बोट्सवाना ने डिक्लेयर किया है एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है दवाइयों की और मेडिकल के सामान की। हो सकता है स्टार्टिंग, मैंने एक छोटा सा टिक लगा लिया। आपका ऑनलाइन पेपर होगा, आप टिक नहीं लगा पाओगे तो आप लिख सकते हो कॉपी लगा के।
मोर ओवर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मोर ओवर अभी हमने पढ़ा स्टार्टर नहीं होता है। तो जो इकोनॉमी है जो हद से ज़्यादा डिपेंडेंट है डायमंड के एक्सपोर्ट्स पे, उसमें उसने सफ़र किया है क्योंकि गिरावट आई है इंटरनेशनल डायमंड मार्केट में। एक ऐसी सिचुएशन जो और ख़राब हो गई है क्योंकि यूएस ने मदद अपनी कम कर दी है। फिर से दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई है इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है। तो जो प्रेसिडेंट है वो किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? कंट्री का डिपेंडेंस कम हो जाए डायमंड्स पे। एक टेलीवाइज्ड एड्रेस था मंडे को, तो प्रेसिडेंट डुमा बोको ने अनाउंस किया एक मल्टी मिलियन डॉलर प्लान, बहुत बड़ा प्लान उन्होंने अनाउंस किया टू एड्रेस द क्राइसिस। द क्राइसिस कौन सी प्रॉब्लम हुई? यहाँ पे द क्राइसिस लिखा हुआ है, तो द क्राइसिस तो कौन सी प्रॉब्लम हुई? क्राइसिस का मतलब होता है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम कौन सी हुई है? आर्टिकल द लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी कौन सी प्रॉब्लम है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। विच विल इंक्लूड, इसमें वो क्या करेंगे? मिलिट्री नजर रखेगी सप्लाई चेन। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्यू होगा। कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना सीख पाए, कैसे किया हमने? चलो अब कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी हम पेयर्स बनाते हैं हम किसकी तरफ देखते हैं? हम प्रोनाउन की तरफ देखते हैं। पेयर बनाते समय सबसे पहले किसकी तरफ देखते हैं? प्रोनाउन की तरफ देखते हैं। ही शी इट दे की तरफ देखते हैं। कंजंक्शन की तरफ देखते हैं। बट, हाउएवर, मोरओवर, देयरफॉर इनकी तरफ देखते हैं। एडजेक्टिव की तरफ देखते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। तो सबसे पहले जो नजर घुमाते हैं वो इन तीनों की तरफ घुमाते हैं। चलो, तो मेरी नजर में क्या आया? मेरी नजर में आया ही ने वार्न किया है। किसने वार्न किया है? ही ने। और यहाँ पे शॉर्टेजेस की बात हो रही थी, तो शॉर्टेज है और ही है, बताओ किसके साथ आएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टेज है और ही का नाउन क्या हो गया? बोट्सवाना। तो एक तो मुझे क्यू और पी का पेयर अभी समझ में आया। चलो और भी किसी का पेयर हो सकता है, आर में तो नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें और हो सकता है, इसमें भी प्रेसिडेंट लिखा हुआ है डुमा बोको, तो ये भी ही का हो सकता है। और शॉर्टेजेस हैं तो इनका एक प्लान, तो अभी मुझे नहीं समझ में आया। अभी तो मुझे क्यूपी तो लग ही रहा था, मुझे टीपी भी लग रहा था। अभी मुझे दो कॉम्बिनेशंस लग रहे थे। स्टार्टिंग में मुझे लगा क्यू ही होगा, लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा तो टीम में भी ही का नाउन दे रखा था। चलो अब मुझे आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्टली ये पी किसका होगा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, पहले आगे का करते हैं, अपने आप बाद में क्लियर हो जाएगा। अब मेरी अगली नजर किस पे गई? प्रोनाउन पे मेरा हो गया काम। अब मेरी अगली नजर गई कंजंक्शन पे। कंजंक्शन था यहाँ पे मोरओवर। आप देखो एक एक करके हम देख रहे हैं। पहले प्रोनाउन पे नजर लगाई तो मुझे ये दोनों में से कोई एक पेयर लगा। अब मेरी अगली नजर जाएगी कंजंक्शन के ऊपर, तो कंजंक्शन मुझे मिला मोरओवर। मोरओवर क्या है मैम? बोट्सवाना एक प्लेस का नाम है, तो इससे यहां से क्लियर हो गया। हाँ, अगर आप इस तरीके से करोगे तो, अगर पता है, जैसे नहीं पता है तो हमें नहीं, हमें यहाँ पे बी कैपिटल लिख रहा है, मतलब मुझे समझ में आ रहा है ये प्रॉपर नाउन है। तो अगर जीके का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज हमें जीके का यूज नहीं करना होता पैराजन। चलो अब आता है मोरओवर पे। मोरओवर दो ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करता है, सेम चीजों को कनेक्ट करता है। मोरओवर एक एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है। एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होने का मतलब क्या है? ये दोनों पॉजिटिव चीजों को कनेक्ट करेगा या दोनों नेगेटिव चीजों को कनेक्ट करेगा। तो वो इकोनॉमी उसने सफर किया है, इंटरनेशनल डायमंड मार्केट में क्लम्प आया है, गिरावट आई है, मतलब मोरओवर के आगे नेगेटिव टोन है। तो इसका मतलब क्या है कि मोरओवर से पहले भी कौन सी टोन आएगी? मोरओवर से पहले भी नेगेटिव टोन ही आएगी। तो इकोनॉमी ने वो सफर किया है, क्यों? क्योंकि गिरावट हुई है। एक ऐसी सिचुएशन, तो इससे पहले वाली नेगेटिव टोन कहाँ थी? यहाँ पे थी कि कंट्री के पास पैसा भी कम है और कंट्री में डायमंड मार्केट में गिरावट भी हो रही है। तो कंट्री के पास पैसा भी कम है और कंट्री की डायमंड मार्केट में भी गिरावट आ रही है। तो हमको ये समझ में आया कि पी और आर का पेयर था। पी और आर के पेयर में किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट्स इन पी और आर? चलो, एस और आर नहीं होगा, एस और एस तो रिजल्ट है बेटा,
जो बच्चों ने एस और आर का पेयर बनाया है उन्होंने गड़बड़ क्या करी है, एस में रिजल्ट है हैज लेड टू, इसका रिजल्ट क्या हुआ है, तो ये जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम हुई है इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गई है। इसकी वजह से प्रेसिडेंट जो है, जो नेशन का जो रिलायंस है डायमंड्स पे उसको कम करने पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है एस तो लास्ट में आएगा क्योंकि एस इज द रिजल्ट। तो अब मेरा क्यू बन चुका है, पी और आर बन चुका है और एस बन चुका है। अब बस मुझे ये चेक करना है कि टी कहां पर आएगा। अब मैं दोबारा भी समझाऊंगी, डोंट वरी। टी के लिए एक पोजीशन ये है, टी के लिए एक पोजीशन ये है। चलो टी में क्या लिखा हुआ है, एक टेलीवाइज्ड एड्रेस में प्रेसिडेंट दुमा बोको ने अनाउंस किया एक $multi-million प्लान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जिसमें मिलिट्री भी नजर रखेगी। वो अनाउंस कर रहे हैं वो प्लान को, चीजों को ठीक कर रहे हैं, इन्होंने एक स्टेप लिया है और उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि इन शॉर्टेज को मैनेज करना चैलेंजिंग भी होगा। मतलब उन्होंने बोला मैं करूंगा तो सही लेकिन चैलेंजिंग होगा। टी और पी का ही कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, इसका मतलब टी यहाँ आएगा। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस इज क्यू टी पी आर एन एस। मैं टी को यहाँ नहीं लगा सकती थी, क्यों, क्योंकि आर और टी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं था। यहाँ पे तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ है। तो ये रीजन था और ये रिजल्ट था, तो मैं टी को यहाँ नहीं लगा सकती थी, इसलिए मेरे पास टी की सिर्फ एक ही पोजीशन बची, दैट वाज दिस। एक बार दोबारा समझी, मैं हर पैराजम्बल बिट आपको 2 बार समझाऊंगी और मैं आपको फ्लो चार्ट से भी समझाऊंगी, और मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखो एक बार दोबारा समझो। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ में आया कि क्यों हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट, क्यों स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे ही लिखा हुआ था, यहाँ पे मोर ओवर लिखा हुआ था, यहाँ पे दिस लिखा हुआ था और यहाँ पे द क्राइसिस। तो कौन सा क्राइसिस, कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस कर, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम दे नहीं रखी। तो हमको ये समझ में आया कि क्यों हमारा स्टार्टिंग स्टेट। क्लियर, चल अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या थी, यहाँ पे मोरोवर के आगे नेगेटिव टोन थी कि इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब इससे पहले भी हमें इकोनॉमी की प्रॉब्लम की बात करनी पड़ेगी कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है। तो इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ लिखा हुआ था, वो आपका पी में लिखा हुआ था कि कंट्री के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, चीजें बड़ा मुश्किल है और ऊपर से ये डायमंड एक्सपोर्ट्स पे और डिपेंडेंट है, तो और प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम पी में और अगली प्रॉब्लम आर में। अच्छा आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, इसमें एक और स्ट्रैटेजी थी। एक और स्ट्रैटेजी क्या थी कि डायमंड की बात ना आर में और एस में हो रही थी। अगर आप देखोगे डायमंड की बात आर और एस में हो रही थी। पहले मेडिसिन की बात हो रही थी, टॉपिक दूसरा चेंज हुआ और डायमंड की बात होना शुरू हो गई। तो ये भी मेथड था इसको करने का। तो पहले सारी मेडिसिन की बात करोगे और फिर दूसरे टॉपिक की बात करोगे डायमंड। तो इसका मतलब क्या, डायमंड की बात तो आर और एस में हो रही थी तो इसको लास्ट पे लगाया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ मेडिसिन की बात करनी है इन दोनों में। स्लम्प मीन्स गिरावट बेटा। चलो अब मुझे पी और टी एन में से चेक करना है कौन सा आएगा। मेरा पी और आर का पेयर बन ही चुका था, तो टी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बची थी, दैट वाज दिस। इस तरीके से भी कर सकते थे। पहले एक टॉपिक खत्म करते हैं फिर दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो पहले मेडिसिन वाला सारा टॉपिक खत्म किया, फिर उसके बाद डायमंड वाला टॉपिक। फ्लोचार्ट बना लें एक बार, फ्लोचार्ट बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्यू टी पी आर एंड एस, आर और एस में दोनों में डायमंड की बात हो रही थी। आर में रीजन था और एस में उसका रिजल्ट था, इसलिए आर पहले आया एस बाद में। हमें कैसे पता चला एस में रिजल्ट है, क्योंकि इसमें लेड टू लिखा होता है। लेड टू का मतलब क्या, ये रिजल्ट आ रहा है। क्यों हमें स्टार्टिंग स्टेटमेंट बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो गया था। अब टी और पी की बात करें तो एक तरीका तो ये भी था कि अगर हम इस मान लें कि बोट्सवाना जो एक जगह का नाम है, तो ही जो है इंसान के, उसका इंसान की बात यहाँ होती है डूमो बोको में। तो एक तरीका तो ये था, नाउन और उसका प्रोनाउन ही। दूसरा तरीका क्या था कि पी और आर का भी पेयर था, क्योंकि यहाँ पे मोरोवर लिखा हुआ था। तो मोरोवर ने भी हमें हेल्प करी थी पी और आर के पेयर बनाने की। इसमें भी नेगेटिव टोन थी और इसमें भी नेगेटिव टोन थी। तो अगर आप फ्लो चार्ट देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एक बच्चे ने पता है क्या किया, एक बच्चे ने गड़बड़ क्या करी। उसने देखा मैम देखो यहाँ पे शॉर्टेज लिखा है, यहाँ पे भी शॉर्टेज लिखा है,
मजा आ गया, पेयर बना दो। वर्ड मैचिंग से कभी भी पेयर्स नहीं बनते, हमेशा याद रखना। वर्ड मैचिंग से पेयर नहीं बनेंगे, आपको पूरा पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, आगे का भी देखना पड़ेगा, पीछे का भी देखना पड़ेगा, कौन सा किससे रिलेटेड है वो भी देखना पड़ेगा। सिर्फ शॉर्टेज शॉर्टेज देख के कॉम्बिनेशन नहीं बना दो। एक कमी, हाँ हमको बस इतना समझ में आ गया था, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज के साथ अ लिखा हुआ था, यहाँ पे शॉर्टेज लिखा हुआ था, मैं इतना समझ में आ गया था कि क्यू पहले आएगा पी बाद में आएगा। अब ये क्यू कितना पहले आएगा पी के, या बिल्कुल पेयर में आएगा, वो हम नहीं कह सकते। हम बस ये कह सकते थे इसको देख के कि क्यू पहले आएगा और पी बाद में आएगा, बस। क्लियर? जिस बच्चे का डाउट था। चलो अगला पैराजंबल करें। अभी अरेंजमेंट तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। अरेंजमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारे पैराजंबल्स करवाने हैं आज। क्यू टी पी आर एस एक बार बता देती हूँ किस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, आखिरी स्टेटमेंट हो गया। इसको हिंडमोस्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट है, इसको पेनल्टीमेट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको अल्टीमेट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड लास्ट स्टेटमेंट है, तो थर्ड लास्ट स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट स्टेटमेंट। ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, तो स्टार्टिंग को मेडन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये वो टर्म्स है जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए लिख रही हूं मैं। मेडन भी बोलते हैं, फोरमोस्ट भी बोलते हैं, और स्टार्टिंग भी बोलते हैं। ये बीच का भी स्टेटमेंट है, तो बीच के स्टेटमेंट को मीडियन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन आता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स बैक टू बैक सारे एक साथ आ रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स में जो एक साथ आ रहे हैं, मतलब टीपीआर एक कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स हो गए, 3 पीआरएस हो गए, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट। क्लियर? हाँ, लास्ट वाले को टर्मिनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अगला करें, अगला भी साथ में ही करेंगे, फिर मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, आप लोग खुद से करेंगे। सबसे पहले मुझे सारे स्टेटमेंट्स रीड करने हैं। आप लोग सारे स्टेटमेंट्स रीड करो, सभी के पास 1 मिनट का टाइम है रीडिंग के लिए, और मुझे बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट स्टार्टिंग नहीं हो सकते, एवरीवन। पढ़ा सबने? चलो, तो कौन कौन से स्टेटमेंट स्टार्टिंग हो सकते हैं? एज अ रिजल्ट लिखा हुआ ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तिरुपुर, जिसमें 1/3 ऑफ इंडिया के इतने सारे गारमेंट एक्सपोर्ट्स होते हैं, उसमें बहुत अनसर्टनिटी आ गई है। बहुत सारे बिजनेस ने अपने ऑर्डर्स रोक दिए हैं, एक्सपेंशन प्लान्स खत्म कर दिए हैं, वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया है। एक अनसेटलिंग क्वाइट, मतलब परेशान कर देने वाली शांति है इस फैक्ट्री में, जो कि एक बहुत बड़ा हब है इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही 200 में से स्विंग मशीन में से कुछ ही मशीन है जो एक्टिव हैं, जो लास्ट बच्चों के गारमेंट ऑर्डर्स को फिनिश कर रहा है यूएस के रिटेलर्स के लिए। हो सकता है टू स्टे अफ्लोट, बने रहने के लिए मैन्युफैक्चरर्स जो है डोमेस्टिक मार्केट में आ रहे हैं, अपनी कंट्री में ही बेच रहे हैं सामान, और डिपेंडेंट है आने वाली दिवाली सीजन के लिए रिलीफ के लिए। कहाँ के मैन्युफैक्चरर्स, कैसे मैन्युफैक्चरर्स, कौन से लोग, नहीं पता। दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो स्लो डाउन है, ये जो गिरावट है, वो आई है क्योंकि जो फैब्रिक, जैसे जैसे फैब्रिक सैंपल्स जो है वो टच ही नहीं हुए हैं। ये रिजल्ट है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% का टैक्स लगाया है इंडियन गुड्स में, और ये वेंसडे से चालू हो जाएगा। द मूव, तो कौन सा मूव?
कौन सा कदम भाई? इसके अलावा एडिशनल पेनल्टीज भी लगाई हैं उन्होंने रशियन ऑयल और वेपन परचेजेस में। इसकी वजह से एक रुकावट आ गई है इंडियन एक्सपोर्ट्स में। एम्बार्गो मीन्स बैन हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमको ये तो समझ में आया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, क्यू होगा। कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? स्टेप नंबर 1 इज डन। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है? रुक गई है, यहाँ पे द मूव लिखा हुआ था। किसने, कहां पे लिखा हुआ है कोई कदम उठाया गया है? बताएंगे? द मूव तो किस में लिखा हुआ है? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई कदम उठाया गया है? इसमें इन्होंने हमारे ऊपर 50% टैक्स लगा दिया है। ये जो कदम है इसके अलावा इन्होंने पेनल्टीज भी लगाई हैं। तो क्या सभी को एस और टी का पेयर क्लियर है? कोई डाउट एस और टी के पेयर में? एक तो 50% के टैक्स लगाए हैं और इसके अलावा पेनल्टीज भी लगा दी है। चलो आगे देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स जो हैं डोमेस्टिक मार्केट की तरफ जा रहे हैं और वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? वो डिपेंडेंट है आने वाले दिवाली सीजन के ऊपर। तो बने रहने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है। कहाँ के मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है? कहाँ के मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है? क्या मैं कह सकती हूँ तिरुपुर के? तो तिरुपुर में इतने सारे एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, अब इसमें अनसर्टेनिटी आ गई है। बहुत सारे जो बिजनेस वाले लोग हैं उन्होंने अपने ऑर्डर्स को क्या कर दिया है? अपने ऑर्डर्स को रोक दिया है, वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया है और अभी वो डोमेस्टिक मार्केट पे आ रहे हैं। तो क्या सभी लोगों को पी और आर का पेयर क्लियर है? ये प्रॉब्लम और ये उसका सोल्यूशन। कितने लोगों को पी और आर का पेयर क्लियर है? पी में प्रॉब्लम दे रखी है और आर में सोल्यूशन दे रखा है। चलो अब मेरे दो पेयर्स बन चुके हैं, एक एस टी बन चुका है, एक पी आर बन चुका है। अब मुझे ये देखना है कि क्यू के बाद कौन सा आएगा? क्यू के बाद एस टी आएगा या फिर क्यू के बाद पी आर आएगा? अगला स्टेप ये है। चलो अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे एज अ रिजल्ट लिखा हुआ है, ये किसका रिजल्ट है? तिरुपुर में अनसर्टेनिटी हो गई है, बहुत सारे बिजनेस ने ऑर्डर्स को रोक दिया, ये किसका रिजल्ट है? चलो पहले पी और आर को यहां लगाते हैं। क्या क्यू में कोई ऐसा एक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट है? क्या क्यू से पी लिंक्ड है? क्यू में तो एक फैक्ट बताया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया। क्या ये क्यू का रिजल्ट है कि इन्होंने वर्कर्स को निकाल दिया है? नहीं, रिजल्ट किसका है? ये कि यूएस ने हमारे साथ जो किया है उसका रिजल्ट है। यूएस ने हमारे साथ जो किया है ये उसका रिजल्ट है, टैरिफ का रिजल्ट है। तो क्या सभी को समझ में आ रहा है कि ये जो पी में एज अ रिजल्ट लिखा हुआ था, तो जो एस और टी में यूएस ने हमारे साथ किया है उसका रिजल्ट लिखा हुआ था। तो क्या सभी को क्लियर है कि एस और टी वाला पहले आएगा, पी और आर वाला बाद में आएगा? तो आपका फाइनल सीक्वेंस क्या बना? राइट, योर फाइनल सीक्वेंस इज क्यू एस टी पी एंड। एक बार दोबारा समझे। सबसे पहली चीज यहाँ पे एज अ रिजल्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स, कहाँ के मैन्युफैक्चरर्स, कौन से मैन्युफैक्चरर्स, और ये तो क्या था? एक तरीके का सोल्यूशन था। उन्होंने वो क्या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? तो सोल्यूशन से तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ पे दिस लिखा हुआ था और यहाँ पे द मूव, तो कौन सा मूव? तो इसका मतलब हमें क्लियर हुआ कि क्यू जो है स्टार्टिंग स्टेटमेंट। अगला स्टेप, यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस प्रेसिडेंट ने 50% के टैक्स तो लगाए हैं और इसके अलावा इन्होंने पेनल्टीज भी लगाई हैं जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स रुक गए हैं। अगला कॉम्बिनेशन था एस और टी का। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसमें अनसर्टेनिटी आ गई है, इन्होंने सबने ऑर्डर्स वगैरह रोक दिए हैं, अभी अफलोट रहने के लिए ये डोमेस्टिक मार्केट में जा रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन था पी और आर का। अब हमको बस ये चेक करना है पी आर पहले आएगा, एस टी पहले आएगा। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट किसका है? यूएस ने जो हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए उसका रिजल्ट हुआ है। तो मतलब एस और टी पहले आएगा, पी और आर बाद में। क्लियर सभी को? मैम क्यू और एस कैसे हुआ? दिस स्लो डाउन। अच्छा यहाँ पे भी एक थी
दिस स्लो डाउन कम्स एज फैब्रिक सैंपल्स फॉर न्यू डिजाइन लाई अनटच्ड। फैब्रिक सैंपल्स जो नई नई डिजाइन के टच ही नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि बहुत ही कम मशीन्स हैं जो एक्टिव हैं। अच्छा, क्यू और एस का भी पेयर बना सकते थे, एक हिंट क्यू और एस का पेयर भी था। मशीन्स काम ही नहीं कर रही है, फैब्रिक पे टच ही नहीं हो रही मशीन्स, फैब्रिक पे टच ही नहीं हो रही मशीन्स, फैब्रिक सैंपल्स ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो क्यू और एस का भी पेयर था, राइट। चल फ्लो चार्ट बना लेते हैं, क्यू एस टी पी एंड आर। तो क्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। एस और टी में हम बात कर रहे थे कि यूएस ने क्या क्या किया है हमारे साथ, टी में यूएस ने जो हमारे साथ किया है उसका रिजल्ट क्या हुआ है, और अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए सोल्यूशन क्या है, आगे प्रॉब्लम आ गई है उनके लिए और वो अभी क्या सोल्यूशन देख रहे हैं। क्लियर? मैम आरपी क्यों नहीं, क्योंकि पहले प्रॉब्लम आती है फिर सोल्यूशन आता है। क्यू और एस का भी पेयर बना सकते थे कि मशीन्स ने कपड़े को टच तक नहीं किया है, मशीन्स बंद पड़ी है। आगे बढ़ी, नेक्स्ट पे आते हैं। अब खुद से ट्राई करोगे एक बार, चलो सभी के पास 3 मिनट का टाइम है, सभी लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। हाउएवर लिखा हुआ है, स्टार्टर तो नहीं है। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि बिना बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के ये जो डिस्कशंस हैं ये बेकार रहेंगे। स्टेलमेट मींस कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं होगी।
ड्यूरिंग द टॉक्स, बातचीत के दौरान, कौन सी बातचीत, कैसी बातचीत, द लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ली, जिनको इलेक्ट किया गया था जून में, उन्होंने ट्रम्प को रिक्वेस्ट किया कि वो हेल्प करें जिससे कि शांति बन जाए दोनों कोरियाज के बीच में। उन्होंने नोट किया कि कंडीशंस अच्छी थी जब ट्रम्प पहले इलेक्ट हुए थे। एक व्हाइट हाउस मीटिंग के दौरान मंडे को जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, अच्छा ये स्टार्टिंग इसलिए भी नहीं हो सकता तो यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ था, फुल नेम लिखा हुआ था यहाँ पे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस किया कि वो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग अन को मिलना चाहते हैं। साथ के साथ उन्होंने डिस्कस करा पीस एफर्ट्स कोरियन पेनिनसुला के लिए, प्योंगयांग के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इनके साथ हो सकता है। ही लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी अश्योर किया कि वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे ट्रम्प की कोशिशों को शांति लाने के लिए। ट्रम्प के पास एक अच्छी पोजीशन है कि वो लड़ाई को सॉल्व करवा सकते हैं। बिल्डिंग ऑन दिस, इस चीज को के ऊपर बात करते हुए ली ने ट्रम्प के इनिशिएटिव्स की तारीफ करी और उन्होंने बोला कि ट्रम्प जो फिर से चीज़ों को ठीक करेंगे और किम जोंग अन से वो मिलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, हमने सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर लिया। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई है ना कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपका क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट विल बी आर। अब देखो 3 जगह मिस्टर ली की बात हो रही है, एक तो यहाँ पे हो रही है, एक यहाँ पे भी ही लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ली लिखा हुआ है। तो अब इनमें से देखते हैं इनमें से पहले कौन सा स्टेटमेंट आएगा, बाद में कौन सा आएगा। तो क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ली को इंट्रोड्यूस किया गया है कि ली जिनको जून में इलेक्ट किया गया था, ली कौन है? जो जून में इलेक्ट हुए थे। तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि कि ली है कौन, तो इसीलिए क्यों पहले आएगा। कोई दिक्कत किसी को इस चीज में? चलो अब देखते हैं एस और टी में से पहले कौन आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ था बिल्डिंग ऑन दिस, किस चीज पे बिल्ड करते हुए, किस चीज में ऐड करते हुए। यहाँ पे भी वो तारीफ ही कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प की कि जब आप थे ना पहले तो चीजें अच्छी थी, तो यहाँ पे भी वो तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जब आप थे तो चीजें अच्छी थी और उन्होंने और भी चीजों की तारीफ करी। तो हमको ये समझ में आ रहा है क्यू और टी का पेयर है। इसका मतलब क्यू पहले आएगा, फिर टी आएगा और फिर अब लास्ट में तो ऐसे ही बचा है ही के लिए। फर्दर भी लिखा हुआ था और भी उन्होंने ये बात बोली, तो क्यू टी एस होगा। तो मिस्टर ली ने क्या क्या बोला, ये हो गया। अब यहाँ से हाउएवर लगा के नेगेटिव टोन कर दी कि जब तक कंक्रीट, जब तक सॉलिड कमिटमेंट नहीं होगा तब तक बेकार रहेगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर रहे थे, फिर हमने बीच में क्या लगाया, एक हाउएवर कनेक्टर लगाया और हमने बुराई कर दी। So what is the final sequence? Final sequence is R, Q, T, S and। कोई दिक्कत? एक बार दोबारा समझते हैं, चलिए। सबसे पहले यहाँ however लिखा था, यहाँ पे द टॉक्स लिखा था, यहाँ ही लिखा था, यहाँ दिस लिखा था, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकते थे। इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, आर होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे ली को इंट्रोड्यूस किया गया था, ली जिनको इलेक्ट किया गया है। तो ली कौन है? जो जून में इलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब पहले क्यों आएगा। यहाँ पे उन्होंने तारीफ करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग ऑन दिस का मतलब क्या, इसी में ऐड करते हुए, इसी में ऐड करते हुए उन्होंने और तारीफ करी। तो यहाँ पे उन्होंने तारीफ करना स्टार्ट किया, इसी में ऐड करते हुए उन्होंने और तारीफ करी, इसलिए क्यू और टी का कॉम्बिनेशन हुआ। फिर ली का ही लिखा हुआ था, इसलिए एस यहाँ आया, लास्ट में पी आ गया हाउएवर से। फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगा जिस बच्चे को अभी भी डाउट रह गया है। आर क्यू टी एस एन पी। आर तो हमको समझ में आ गया था, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। क्यू में ली को इंट्रोड्यूस किया था कि ली है कौन। क्यू के बाद टी क्यों आया, क्यू के बाद एस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने तारीफ करी और उसी तारीफ को ऐड किया उन्होंने टी में। तो टी जो है एक तरीके से क्यू को ही कंप्लीट कर रहा है। क्यू में तारीफ करी और टी में भी तारीफ करी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए से लास्ट में एस ही बचा ही के लिए, और यहाँ पे हमने हाउएवर लगा के नेगेटिव। क्लियर? जिस बच्चे का डाउट था मैम एसटी क्यों नहीं हुआ, क्लियर हुआ उसका डाउट क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा जंबल ऑन योर स्क्रीन। 3 मिनट्स सबके पास हैं फिर से। ऑल द बेस्ट।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। मंडे को कैम्बोडियन लॉ मेकर्स ने एक बिल अप्रूव किया जो अलाउ करता है सरकार को कि वो कैंसिल कर सकते सिटीजनशिप लोगों की जिनके ऊपर इल्जाम है कि वो षड्यंत्र कर रहे थे बाहर की कंट्रीज के साथ जिससे कि नेशन को खतरा हो सकता है। स्टार्टिंग हाउएवर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। जो सपोर्टर्स थे वो उस लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक नेसेसरी स्टेप है नेशन के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने का और बाहर के इंटरफेरेंस को रोकने का। जो अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट में जो चेंज आया नेशनैलिटी लॉ में, जिसको सबने मिलजुल के यूनानिमसली मींस एक मत से पास किया 120 मेंबर्स ने, इसकी बुराई हुई है क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, ऐसा मकसद है कि ये जो लोग खिलाफ हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनको दबाने के लिए है और दुश्मनों को टारगेट करने के लिए है। दे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकती। उन्होंने वार्निंग दी कि ये जो मेजर है इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। वोटिंग से पहले 50 लोकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सीरियस कंसर्न्स, ऑल्सो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इन्होंने भी चिंताएं जताई बिल्स की अनक्लियर लैंग्वेज को लेके और इन्होंने वार्निंग दी कि इसको मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अ बिल था और यहाँ पे द अमेंडमेंट था, तो अ बिल वाला पहले आएगा, हमको क्लियर है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट पी होगा। अच्छा, तो एक बिल उन्होंने अप्रूव किया है, तो कौन सा बिल उन्होंने अप्रूव किया है, उस बिल का नाम किसमें दे रखा है, बताओ। पी का पेयर किसके साथ आएगा, अपने आप बताओ, आराम से बता दोगे। तो इन्होंने एक बिल अप्रूव किया, कौन सा बिल है वो, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो है अमेंडमेंट टू द नेशनैलिटी लॉ। इस बिल का नाम क्या है कि नेशनैलिटी लॉ में चेंज किया जा रहा है। क्या सभी को पी और आर का पेयर क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे दे लिखा हुआ है, इस दे का नाउन बता दो कौन है। उन्होंने बोला इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो किसने बोला कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? इस दे का नाउन। सपोर्टर्स तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं लॉ को, तो ये तो पॉजिटिव टोन है, तो क्यों तो नहीं हो सकता। सपोर्टर्स तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आर में देखते हैं, इसमें तो कोई दे का नाउन ही नहीं दे रखा। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम आर और एस का पेयर होगा, उन बच्चों से मेरा क्वेश्चन है, आर में इस दे का नाउन कहाँ है? वो वार्निंग दे रहे हैं कि इस कदम का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो कौन बोल रहा है नेगेटिव? हाँ नहीं, मुझे आर में बताओ देगा कौन सा नाउन मिला आपको? कोई प्लूरल नाउन ही नहीं है। इन मेंबर्स ने तो पास किया है बिल, तो ये तो नेगेटिव बोलेंगे नहीं बिल को लेके। तो इस दे का नाउन किसमें है, किसने खराब बोला है बिल को लेके कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? इसमें बोला इन ऑर्गेनाइजेशंस ने, इन्होंने चिंताएं बताई हैं। तो क्या सभी को क्लियर है टी और एस का पेयर है? इन मेंबर्स ने खराब बोला है तो ये बिल को सपोर्ट क्यों करेंगे बेटा, ये तो बिल को पास कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं स्टेप नंबर 1 को आप ना छोड़ देते हो। स्टेप नंबर 1 क्या था, रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट। क्या टी और एस का क्लियर है कॉम्बिनेशन? चलो टी और एस का कॉम्बिनेशन बन गया। बुराई बुराई हो रही है, हाउएवर लगा के तारीफ कर दी। इसमें बुराई हो रही थी, फिर हाउएवर कनेक्टर लगाया और क्या कर दी, तारीफ कर दी। तो क्यू कहाँ आया, लास्ट में आया। तो आंसर इज व्हाट, पी आर टी एस एंड। कोई परेशानी? चलो एक बार दोबारा समझे। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, एक चीज और, कि जो हाउएवर होता है ना, ये तो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है। मतलब सारी बुराई एक तरफ, हाउएवर लगा के तारीफ एक तरफ, या फिर सारी तारीफ एक तरफ, हाउएवर लगा के बुराई एक तरफ। तो ये हाउएवर ऐसे कनेक्ट करता है दो अलग अलग टोन्स को, नेगेटिव को पॉजिटिव से करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से। एक बार दोबारा समझते हैं। मंडे को इन्होंने एक बिल पास किया, उस बिल का नाम था अमेंडमेंट टू द नेशनैलिटी लॉ। तो क्योंकि यहाँ पे अ बिल लिखा हुआ था, आर्टिकल वाला हमने पढ़ ही लिया था, पहले आता है, तो इसका मतलब पी और आर का पेयर बन गया। अगला, उन्होंने वार्निंग दी, कुछ नेगेटिव बोला है, तो नेगेटिव तो इन्होंने ही बोला था, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ही चिंताएं जताई थी, तो नेगेटिव तो इन्होंने ही बोला था, मतलब टी और एस का पेयर हो गया।
अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाना होगा तो बीच में हाउएवर लगाना होगा, तो हाउएवर लगा के इनके आगे पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब एस यहाँ सॉरी क्यू यहाँ। क्लियर? अच्छा, आर और टी का भी पेयर था, बुराई हुई है, इन्होंने भी बुराई करी है, तो क्रिटिसिज्म हुआ है नेगेटिव टोन, और इन्होंने भी बुराई करी है, ऑल्सो लगा के भी नेगेटिव टोन आ गई। आर और टी का भी पेयर था, ऑल्सो एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है, दो सेम टोन को कनेक्ट करता है। चलो एक बार फ्लोचार्ट बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। पी आर टी एस एंड क्यू, अ बिल, नेम ऑफ द बिल, टी और आर का पेयर। आर और टी का पेयर, क्रिटिसिज्म हुआ है, इन्होंने भी बुराई करी है, दो नेगेटिव टोन्स ऑल्सो से कनेक्ट। टी और एस का पेयर, बुराई करी है, दे, उन्होंने वार्निंग दी, नाउन प्रोनाउंस। एस और क्यू का पेयर, यहाँ नेगेटिव टोन थी, हाउएवर लगा के यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर सभी को? क्यू और एस का पेयर बना दिया, हाउएवर स्टार्टर नहीं होता बेटा, बीच में आता, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आएगा हाउएवर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, 3 मिनट सबके पास हैं फिर से। चलिए देखते हैं ही कौन है भाई। ही वॉन्स की जो बेस्ट चेयर है वो भी आपका बैक पेन नहीं रोक पाएगी अगर आप 8 घंटे उसमें बैठोगे बिना मूव किए। एडिशनली लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं हो सकता। कुछ पोस्चर के गैजेट्स जो है आपका मूवमेंट रोक देते हैं, बॉडी को एक ही पोजीशन में लॉक कर देते हैं, जो कि गलत है। डॉक्टर जैन वैन टोलेकर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है पोस्चर की वो बहुत पुरानी हो चुकी है, और अगर आप अपने आप को फोर्स कर दो कि आप रिजिड रहो पूरे दिन तो ये हार्मफुल है। हो सकता है स्टार्टिंग
इतने सालों से लोगों को बताया गया है कि गुड पोस्चर का मतलब है बैठना या खड़े होना परफेक्टली स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक होने चाहिए, बट ये ट्रू नहीं है। हो सकता है ये भी हो सकता है स्टार्टिंग। इंस्टेड लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप खड़े हो जाओ, स्ट्रेचिंग करो, ब्रेक्स लो, थोड़ा थोड़ा सा भी मूवमेंट करोगे तो आपके मसल्स रिसेट हो जाएंगे। चलो, तो अब मुझे ये देखना है कि आर पहले आएगा या एस पहले आएगा। तो क्या सभी को समझ में आ रहा है ये जनरल स्टेटमेंट है और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कितने सालों से लोग गलत बैठ रहे हैं? तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि इतने सालों से लोग गलत बैठ रहे हैं, और डॉक्टर जैन वेन टोलेकन ने भी यही बात बोली कि भाई हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग, जो ये वाली अंडरस्टैंडिंग है पुरानी हो चुकी है। तो उनको समझ में आ रहा है कि एस पहले आएगा और फिर आर आएगा। यहाँ पे ये छोटा सा ट्रिक था। चलो, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो पुरानी हो चुकी है। अगर आप पूरे दिन रिजिड रहोगे तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है। तो अगर आप पूरे दिन रिजिड रहोगे तो ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है। हार्मफुल है मतलब नेगेटिव टोन है। तो उन्होंने क्या बोला, एक ही जगह रहना रिजिड है, ठीक है, तो नेगेटिव टोन आनी चाहिए। अब नेगेटिव टोन दो हैं, ये भी नेगेटिव टोन है और ये भी नेगेटिव टोन है और ये भी नेगेटिव टोन है। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पहले आएगा। तो एडिशनली स्टार्टर नहीं होता, एडिशनली से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, बीच में आएगा दो नेगेटिव टोन के, तो इसके और इसके बीच में आ जाएगा, मतलब पी और क्यू होगा। फिर हमने इंस्टेड लगाया, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाया। इंस्टेड दो ऑपोजिट टोन को कनेक्ट करता है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से करेगा। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि ये सब करो, मतलब एक तरह से सजेशन दिया, पॉजिटिव टोन रखी, तो यहाँ पे टी आ। So this was the final sequence, S, R, P, Q and। कोई दिक्कत किसी को? एक बार दोबारा समझ लेते हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि बेस्ट चेयर भी आपका बैक पेन नहीं रोक पाएगी अगर आप 8 घंटे बैठोगे। तो ही कौन है भाई? एडिशनली लिखा है और इंस्टेड और ही लिखा है। अब मुझे आर और एस में देखना था, तो यहाँ पे सालों से लोगों को बोला गया है, सब लोग ये बोलते हैं, उसमें से एक का नाम दे दिया कि इन्होंने ये इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो ये पुरानी सोच थी, लेकिन ये जो है ये बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट था और ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था, इसलिए हमारा एस पहले आया, आर बाद में आया। इन्होंने बोला कि हार्मफुल है। हार्मफुल क्या है? ये भी चीज़ भी गलत है, ये भी चीज़ भी गलत है। एडिशनली स्टार्टर नहीं होता, कनेक्टर होता, दो गलत चीज़ों को कनेक्ट करता है। इसका मतलब पी पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा। फिर इंस्टेड लगा के उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा को करना चाहिए। एक बार फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं। एस, आर, पी, क्यू एन टी, ये दोनों कनेक्ट हुए इंस्टेड से, ये दोनों कनेक्ट हुए एडिशनली से, ये दोनों कनेक्ट हुए ही से, ये दोनों कनेक्ट हुए जनरल और पर्टिकुलर। समझ आया सभी को? मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन एवरीवन? यस। अभी फर्स्ट क्लास में ठीक नहीं बनेंगे, अभी हम बहुत सारे पैराजम्बल्स करेंगे, तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट। डोंट वरी, मेरी जिम्मेदारी है आपको भर भर के पैराजम्बल्स कराने की। ये पूरा हफ्ता पहले प्रीलिम्स करेंगे, फिर मेंस करेंगे, तो खूब सारे पैराजम्बल्स करेंगे, डोंट वरी। चलो, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हमने प्रेयर कर दी हम। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। Thank you, God, for making me confident enough. Thank you, God, for making me capable enough. Thank you, God, for helping me fight all my fears and insecurity. Thank you, God, for making me who I am. Thank you, God, for helping me understand my true potential. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय एवरीवन।